हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में चलने वाला पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ये बीकॉम पार्ट सेकंड में कॉस्टिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ईएफएम में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर चलता है बीकॉम पार्ट सेकंड में, उसमें भी ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। और बीकॉम फाइनल में जो विद्यार्थी बिजनेस बजटिंग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार से एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के जो विद्यार्थी हैं, उनका कंपल्सरी पेपर है एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। और जो एमकॉम फाइनल के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने ऑप्शनल पेपर ले रखा है कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल, लागत विश्लेषण व लागत नियंत्रण, उसमें भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका दो पेपर ये बीकॉम सेकंड के कवर करता है, एक बीकॉम थर्ड का, एक एमकॉम प्रीवियस का, एक एमकॉम फाइनल का। तो ये हर टॉपिक में आपको मिलेगा। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं कॉमर्स में, चाहे वो आप कॉलेज एजुकेशन लेक्चरशिप की दें, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम दें, चाहे आप और किसी प्रकार की एग्ज़ाम दें, या आरएस मेन एग्ज़ाम कॉमर्स से दें, तो भी ये टॉपिक आपको वहाँ मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से आप समझिए। और परीक्षा में प्रतिवर्ष इसका आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये टॉपिक हमारा CA/IPC एग्ज़ाम में भी चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है सीमांत लागत लेखांकन। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमांत लागत क्या है। मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत वह राशि है जिससे उत्पादन की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन पर कुल लागत में एक इकाई का उत्पादन बढ़ने या घटने पर परिवर्तन होता है। व्यवहार में सीमांत लागत से तात्पर्य एक इकाई की कुल परिवर्तनशील लागत से लगाया जाता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमने 1000 इकाई बनाई और कुल लागत हमारी 10,000 रुपये आई, और अगर हम 1001वीं इकाई बनाएं और कुल लागत 10,007 रुपये आती है, तो इसका अर्थ ये है कि कुल लागत में होने वाला परिवर्तन जो 7 रुपये है, ये हमारी सीमांत लागत है, या साधारण शब्दों में ये हमारी परिवर्तनशील लागत होती है। तो आप समझ गए होंगे, सीमांत लागत वह राशि है जो उत्पादन की निश्चित मात्रा के उत्पादन पर कुल लागत में एक इकाई का उत्पादन बढ़ाने पर या घटाने पर उसमें परिवर्तन होता है। लागत लेखांकन की ये प्रविधि स्थायी ऊपरी व्ययों को विभिन्न वस्तुओं के अनुमानित आधार पर वसूल करने के स्थान पर कुल अंशदान से वसूल करती है। इस विधि में कुल लागतों को स्थिर व परिवर्तनशील रूप में रखकर लागतों में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव अध्ययन करना प्रकट करता है। इसे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि हमने एक पढ़ा था हमारी यूनिट कॉस्टिंग मेथड, जिसको हम अवशोषण लागत विधि कहते थे। वहाँ पर हमने कुल लागत ज्ञात करने में स्थायी ऊपरी व्यय और परिवर्तनशील ऊपरी व्यय में भाग नहीं किया था, अलग अलग विभाजन नहीं किया था। लेकिन सीमांत लागत लेखांकन विधि में हम हमारे ऊपरी व्ययों को दो भागों में लेंगे, स्थायी ऊपरी व्यय और परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, और हम उनके आधार पर अंशदान ज्ञात करेंगे, कंट्रीब्यूशन, अर्थात एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। हमारे परिवर्तनशील लागतों पर विक्रय का जो आधिक्य होता है, हम उसको अंशदान कहते हैं। तो हम अंशदान के आधार पर लाभों की गणना करते हैं। तो इस विधि में जो अंशदान हम लेंगे, उस अंशदान में से हम स्थिर व्यय अगर कम कर दें, तो बची हुई जो राशि है वो हमारी लाभ कहलाती है। तो हम कह सकते हैं इस विधि में कुल लागतों को स्थिर व परिवर्तनशील रूप में रखकर लागतों में परिवर्तन का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसका अध्ययन करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जो हमें डिटेल में समझनी है। इस विधि में क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको समझनी है। पहली है, सीमांत लागत का निर्धारण आपको करना होगा। तो मैंने आपको जब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टॉपिक पढ़ाया था, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था, आप उसको पुनः पढ़ सकते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लागतें परिवर्तनशील नेचर की होती हैं, जैसे प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष कारखाना ऊपरी व्यय जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, परिवर्तनशील कार्यालय ऊपरी व्यय या प्रशासन ऊपरी व्यय जो परिवर्तनशील नेचर के हैं, और परिवर्तनशील नेचर के विक्रय व वितरण ऊपरी व्यय। अगर हम सब का योग कर दें तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। और उस वेरिएबल कॉस्ट को ही
हम इस टेक्निक में सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम इसकी गणना करें तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अगर आप कुल राशि यूज करें तो ये टोटल नेचर में आ जाएगी, और प्रति इकाई ज्ञात करें तो प्रति इकाई सीमांत लागत हम ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें सीमांत लागत का निर्धारण करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया। नंबर 2, स्थिर लागत व परिवर्तन लागत में अंतर करना। हमें इन लागतों में अंतर करना होगा, अर्थात ऐसी लागतें जो समय के आधार पर हम चुकाते हैं, जिनका उत्पादन के घटने या बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन लागतों को हम स्थिर लागतों में रखते हैं। और ऐसी लागतें जो उत्पादन घटने या बढ़ने पर या बिक्री की मात्रा घटने या बढ़ने पर उसी अनुपात में कम या ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम उसको परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अर्थात जब हम 1000 इकाई बेच रहे हैं और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 रुपये है, तो और 2000 इकाई बेचेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 20,000 रुपये हो जाएगी। अर्थात उत्पादन बिक्री दुगुना तो वेरिएबल कॉस्ट दुगुनी, उत्पादन बिक्री आधा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आधी, तो वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी जो भी कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में, हम उसके 2 भाग कर देंगे। स्थिर नेचर वालों को हम स्थायी व्यय में शामिल करेंगे और परिवर्तनशील नेचर है उनको हम परिवर्तनशील नेचर में शामिल करेंगे। कई बार हमारी लागत हमें अर्ध परिवर्तनशील मिल जाती है, तो उसे भी हम 2 भागों में करेंगे, उसका स्थायी भाग और उसका वेरिएबल भाग अलग अलग छांटेंगे। और छांटने का तरीका बता दूं, अगर आपके क्वेश्चन में अर्ध परिवर्तनशील लागत दे रखी है तो हमें उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका समझ लीजिए। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन प्रोडक्शन। ऐसा करने से वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट हमें मिल जाएगी और उसके बाद जो बची हुई लागत है वो हमारी स्थायी हो जाएगी। तो सेमी वेरिएबल अगर हमें दे रखी है तो सेमी वेरिएबल को हम इस सूत्र से परिवर्तनशील और स्थायी में अलग अलग छांट लेंगे। और इसलिए डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहें तो मेरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो मेरा वीडियो लेक्चर आप सुन सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। तीसरी विशेषता है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव ज्ञात करना। सो डियर स्टूडेंट्स, सीमांत लागत लेखांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उत्पादन की मात्रा में यदि परिवर्तन कर दिया जाए, अर्थात उत्पादन बढ़ा दें या उत्पादन घटा दें, तो उसका लाभ पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हम डिसीजन इस लेखांकन विधि से ले सकते हैं। इसके आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि लाभ की एक निश्चित राशि कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी होगी। मान लीजिए हमें टारगेट दे दिया कि आपको इतनी राशि का लाभ कमाना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी कंपनी को कितना सेल करना होगा, कितनी विक्रय मात्रा जो है अचीव करनी होगी, हम वो आसानी से इस विधि के द्वारा ज्ञात करके दिखा सकते हैं। तो प्रबंधन के निर्णय में हम ये डिसीजन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। नेक्स्ट है उत्पादन की किस्म में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव ज्ञात करना। डियर स्टूडेंट्स, यदि संस्था अलग अलग किस्मों में उत्पादनों का निर्माण करती है अथवा कर सकती है, तो सीमांत लागत लेखांकन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि उत्पादन की किस्म में परिवर्तन कर देने पर उसका लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई किस्म हानि पर चल रही है तो उसके उत्पादन को बंद करने पर हम विचार कर सकते हैं, या कम लाभ हमें दे रही है तो उसका उत्पादन बंद करने की हम सोच सकते हैं। तो हमारे किसी भी किस्म का उत्पादन बढ़ाना या घटाना या उसको बंद करना, ऐसा कोई डिसीजन लेना हो तो हमें सीमांत लागत लेखांकन नीति उपयोग में लेनी होती है। तो ये विधि की विशेषता मैंने आपके सामने रखी। अब हम पढ़ते हैं सीमांत लागत लेखांकन से क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, ये समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अलग अलग पॉइंट्स वाइज समझाया आपको। पहला है परिवर्तनशील व्ययों पर नियंत्रण, अर्थात सीमांत लागत लेखांकन से यह ज्ञात हो जाता है कि किसी वस्तु की कुल लागत में परिवर्तनशील व्ययों का कितना भार है, तथा क्या इन व्ययों के नियंत्रण करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं, ऐसा डिसीजन प्रबंधन ले सकते हैं। परिवर्तनशील व्ययों का लाभ पर प्रभाव आप जान सकते हो, अर्थात परिवर्तनशील जो व्यय है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, का लाभ पर किस प्रकार का और कितना प्रभाव पड़ेगा। और ये भी हम याद कर सकते हैं कि इन व्ययों में परिवर्तन का लाभ पर किस प्रकार और कितना प्रभाव हमारे व्यापार में रहेगा। तो प्रबंधन के निर्णय में ये एक डिसीजन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार
तीसरा महत्व है स्थिर व्ययों का लाभ पर प्रभाव व उनका नियंत्रण। इस विधि में हम स्थिर व्यय पृथक रूप से अलग ज्ञात कर लेते हैं और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थिर व्यय लाभ के कितने भाग को कंज्यूम कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। अतः इस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास हमारे प्रबंधक कर सकते हैं। उत्पादन नियोजन में भी ये विधि बहुत सहायक है। यदि संस्था एक ही प्रकार की वस्तु को उत्पादन करती है तो यह ज्ञात हो जाता है कि संस्था को कम से कम कितनी वस्तुओं का उत्पादन प्रतिदिन या प्रति माह है या प्रतिवर्ष करना चाहिए ताकि संस्था घाटे की स्थिति में न रहे। यदि संस्था कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है तो यह ज्ञात हो जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन अधिक करना चाहिए ताकि लाभ हमारा अधिकतम हो सके और किस वस्तु के उत्पादन में हमें कमी करनी चाहिए। तो ये डिसीजन हम उत्पादन नियोजन के संबंध में ले सकते हैं। विक्रय नियोजन में सहायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका महत्व है। विक्रय नियोजन में सहायक बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो हमें सेल्स प्लानिंग में लेने होते हैं हमारे व्यापार में। जैसे कम से कम कितनी मात्रा में वस्तुओं की बिक्री की जाए ताकि संस्था घाटे की स्थिति में नहीं रहे, ये निर्णय आपको लेना हो। या उत्पादन का मूल्य निर्धारण करने में हमें किसी वस्तु का मूल्य कितना रखना चाहिए ताकि मार्केट में वो वस्तु बनी रहे, ऐसा निर्णय अगर आपको लेना हो। हमें ये देखना हो कि कोई बड़ा टेंडर हमारे पास आया है तो हमारा टेंडर मूल्य क्या रखें कि वो टेंडर हमारी कंपनी को मिले, किसी अन्य के हाथ में नहीं जाए। ये भी हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है। यदि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशों में सस्ते माल का अगर ऑफर आया है तो वो ऑफर हम स्वीकार करें या नहीं करें। तो अगर हम स्वीकार करें तो विदेशी मार्केट में उस वस्तु का विक्रय मूल्य हम क्या रखें, ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। यदि व्यापार में कंपटीशन है या वस्तुओं के मूल्यों में हमें गिरावट करनी पड़ जाए तो हमारी वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए तक हम कम कर सकते हैं ताकि कंपटीशन का हम सामना कर सकें। तो विक्रय नियोजन से संबंधित ऐसे अनेक प्रकार के निर्णय हो सकते हैं जो हम इस टेक्निक के आधार पर ले सकते हैं। लाभ नियोजन में सहायक विद्यार्थियों, ये जो टेक्निक है ये हमारी प्रॉफिट प्लानिंग में भी एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसको इस रूप में समझिए। यदि हमें कह दें एक निश्चित लाभ की मात्रा कमाने के लिए एक निश्चित मूल्य पर कितनी वस्तुएं बेची जानी हैं तो हम इस विधि से इस प्रश्न का जवाब ढूंढ सकते हैं। इस विधि से ये भी ज्ञात हो जाता है कि एक निश्चित लाभ की मात्रा कमाने के लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पाद किस मूल्य पर बेचा जाए, अथवा विक्रय मूल्य क्या रखें, ऐसा डिसीजन भी हम इस विधि से ले सकते हैं। यदि कई प्रकार की वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं तो इस विधि के द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि किस किस वस्तु की बिक्री के लाभ में कितना कितना योगदान है। अलग अलग हम प्रति वस्तु के हिसाब से लाभ या हानि की गणना कर सकती हैं। यदि संस्था लाभ में वृद्धि करना चाहती है तो ये ज्ञात हो जाता है कि कितना लाभ कमाने के लिए वस्तु की बिक्री में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो ये मेथड हमारा कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन का जवाब हमें दे सकता है। संस्था को ये ज्ञात हो जाता है कि वह बिंदु कौन सा है जिसे कम माल बेचने पर हमें घाटा हो जाएगा, अर्थात हमारा सम विच्छेद बिंदु क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, न लाभ न हानि का पॉइंट क्या होगा। ऐसा डिसीजन अगर आपको लेना हो तो भी हम सीमांत लागत विधि से ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी कंपनी में यदि कोई की फैक्टर है, कोई बाधक तत्व है, कोई प्रमुख तत्व है तो क्या उसका ध्यान रखते हुए हम लाभ नियोजन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो हम इस विधि से लाभ नियोजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रबंध के निर्णय में सहायक, हमारे प्रबंधकों को डे टू डे अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। जैसे किसी वस्तु के निर्माण को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, किसी विभाग को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, किसी संपत्ति को पट्टे पर लिया जाए या उसे खरीद लिया जाए, यातायात के साधन स्वयं के लाभप्रद होंगे या किराए के लाभप्रद होंगे, ऐसा डिसीजन लेना हो, किसी अलाभप्रद विभाग को कुछ समय के लिए स्थगित करें या उसको स्थायी रूप से बंद कर दें, ऐसा निर्णय लेना हो, हमारी वस्तु में कुछ कल पुर्जों का उत्पादन हमारी फैक्ट्री में करें या बाहर से खरीदें, ऐसा कोई निर्णय लेना हो, पुराने संयंत्र को ही चालू रखा जाए या उसकी जगह नया संयंत्र लगा लिया जाए, ऐसा कोई डिसीजन लेना हो। तो बहुत से निर्णय, ये मैंने आपको एक सैंपल के रूप में बताई, ऐसे बहुत से निर्णय होते हैं जो प्रबंधकों को लेने होते हैं। तो निर्णय लेने में भी हमारी सीमांत लागत टेक्निक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 7 प्रॉफिट बताए हैं, मेथड बताए हैं, इनके आधार पर हम अनेक प्रकार के प्रबंध के डिसीजन लेकर जो हैं व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
तो आज के टॉपिक में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग, उसकी विशेषताएं, उसके इंपॉर्टेंस आपको बताया है, और आगे के लेक्चर्स में आप जो हैं इससे संबंधित विभिन्न जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझेंगे। आज का लेक्चर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।